अमेरिका में एक इसराइल समर्थित कैंडिडेट हार गई, वो भी तब जब उसके कैंपेन पर करीब $65 मिलियन खर्च किए गए थे और जिस कैंडिडेट ने उसे हराया उसने खुलेआम गाजा में इसराइल की कार्रवाई की आलोचना की थी। तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका में इसराइल के लिए दशकों पुराना सियासी सपोर्ट अब सच में बदल रहा है? अमेरिका के मिशिगन राज्य में इस महीने एक सीनेट प्राइमरी इलेक्शन हुआ, जिसमें एक तरफ थी मौजूदा कांग्रेस वीमेन हेली स्टीवेंस, जिन्हें अमेरिका के सबसे ताकतवर इसराइल समर्थक लॉबी AIPAC का समर्थन हासिल था, और उनके पक्ष में करीब $65 मिलियन तक का विज्ञापन खर्च किया गया। और दूसरी तरफ थे अब्दुल अल सईद, जिन्होंने अपने पूरे कैंपेन में ये खुलकर कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो एक जेनोसाइड है। नतीजा ये निकला कि $65 मिलियन के भारी भरकम प्रचार के बावजूद अब्दुल अल सईद ये चुनाव जीत गए। अब ये अकेली कोई इत्तेफाकन जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़े गहरे बदलाव का एक ताज़ा उदाहरण है जो पिछले कुछ सालों से अमेरिकी सियासत के अंदर धीरे धीरे मगर लगातार बनता जा रहा है। तो चलिए मैं आपको ये पूरी कहानी शुरू से बताता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आखिर अमेरिका में इसराइल को लेकर इतना बड़ा शिफ्ट क्यों और कैसे आ रहा है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि अमेरिका में इसराइल के लिए इतना मजबूत और दशकों पुराना सपोर्ट आया कहाँ से। इसकी जड़ें जाती हैं 1953 तक, जब वेस्ट बैंक के गांव किबिया में इसराइली फौज ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ग्रामीण मारे गए, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। इस घटना की इंटरनेशनल स्तर पर बहुत तीखी निंदा हुई। इसी की वजह से अगले ही साल 1954 में एक लॉबी ग्रुप बनाया गया, जिसे शुरू में कहा गया अमेरिकन ज़ायनिस्ट कमेटी फॉर पब्लिक अफेयर्स। 1959 में इसका नाम बदल कर रखा गया AIPAC, यानी अमेरिकन इसराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। इसका मकसद था कांग्रेस और यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसराइल के खिलाफ बनते माहौल का मुकाबला करना, और धीरे धीरे ये अमेरिका में इसराइल के पक्ष में लॉबिंग करने वाला सबसे बड़ा और सबसे असरदार संगठन बन गया। सालों के दौरान इस संगठन ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच इसराइल के लिए एक तरह की सहमति बनाए रखी, यानी दोनों पार्टियां इस मामले पर लगभग एक जैसी सोच रखती थी, और इस सहमति से बाहर जाना किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ा सियासी रिस्क माना जाता था। अब आते हैं मौजूदा हालात पर। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई गाजा की जंग को अब लगभग 3 साल होने को आए हैं। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के हिसाब से इस जंग में 73,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं और 1,74,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इस तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया ने रियल टाइम में देखी हैं। पूरे के पूरे मोहल्ले मलबे में तब्दील होते हुए, लाखों लोगों का डिस्प्लेसमेंट और भुखमरी जैसे हालात जो अलग अलग रिपोर्ट्स में बार बार दर्ज किए गए हैं। और इसी तबाही के मंजर ने अमेरिका के अंदर आम वोटरों से लेकर खुद कांग्रेस के मेंबर्स तक एक बहुत बड़ा असर डाला है। अब चलिए ये देखते हैं कि यह असर कांग्रेस में किस तरह दिख रहा है। जुलाई में केंटुक्की के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थॉमस मैसी ने एक अमेंडमेंट पेश किया, जिसका मकसद था इसराइल को दी जाने वाली $3 बिलियन 300 मिलियन की मिलिट्री एड को रोकना। इस अमेंडमेंट के पक्ष में 103 हाउस डेमोक्रेट्स ने वोट किया, जबकि सिर्फ 2 साल पहले इसी तरह के एक प्रस्ताव के पक्ष में सिर्फ 37 डेमोक्रेट्स ही वोट देने को तैयार हुए थे। ये एक बड़ी तब्दीली है। इसी तरह अप्रैल में सेनेट के 47 डेमोक्रेट्स में से 40 ने एक $450 मिलियन के आर्म्स पैकेज को गाजा और ईरान में इसराइल के हमले की वजह से रोकने के लिए वोट किया। इससे 1 साल पहले जुलाई में यही आंकड़ा 27 था और उससे भी 1 साल पहले सिर्फ 15। यानी हर बार जब कोई ऐसा प्रस्ताव आया, वो भले ही पास ना हो पाया हो, लेकिन हर बार ये पहले से कम मार्जिन से फेल हुआ, जो ये साफ दिखाता है कि इसराइल को सपोर्ट लगातार कम होता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में ये बदलाव क्यों आ रहा है। देखिए, कांग्रेस असल में वोटरों की राय के पीछे पीछे चल रही है, न कि उससे आगे आगे। अगस्त में हुए एक इकोनॉमिस्ट युगोव पोल के हिसाब से 45% अमरीकी वोटर्स ये मानते हैं कि इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ जेनोसाइड कर रहा है, जबकि सिर्फ 31% इससे असहमत है। और ये जो डिफरेंस है, ये डेमोक्रेट्स, इंडिपेंडेंट्स और ख़ुद को मॉडरेट कहलाने वाले लोगों में भी लगभग एक जैसा ही बना हुआ है। गैलप के लंबे समय से चले आ रहे पोलिंग डेटा के हिसाब से इस मिलिट्री कैंपेन की शुरुआत के बाद से
इसके लिए अप्रूवल 50% से गिरकर 32% पर आ गया है, जबकि इसके खिलाफ डिसअप्रूवल 45% से बढ़कर 60% हो गया है। अब ये गिरावट डेमोक्रेट्स के बीच सबसे ज़्यादा तेज़ी से आई है। सिर्फ एक साल के अंदर इसराइल को मिलिट्री एड जारी रखने के समर्थन में डेमोक्रेट्स की संख्या 55% से गिरकर 43% पर आ गई है, और गाज़ा में इसराइल के हमले को अप्रूव करने वाले डेमोक्रेट्स की तादाद तो सिर्फ 8% रह गई है। और अगर हम इसे थोड़ा और पीछे से देखें तो ये बदलाव और भी साफ दिखता है। 2001 में आधे से ज़्यादा डेमोक्रेट वोटर्स खुद को इसराइल के साथ खड़ा बताते थे, जबकि सिर्फ 16% फ़लस्तीनियों के साथ थे। आज ये आंकड़े लगभग पूरी तरह उलट चुके हैं। अब 59% डेमोक्रेट्स फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं और सिर्फ 21% इसराइल के साथ हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बदलाव सिर्फ डेमोक्रेट्स तक ही सीमित है। रिपब्लिकन पार्टी में भी ये बदलाव कम ज़रूर है, मगर फिर भी नज़र आता है, ख़ास तौर पर उनकी यंगर जनरेशन में। 50 साल से कम उम्र के रिपब्लिकन्स में इसराइल के प्रति अनफेवरेबल राय रखने वालों की तादाद पिछले 3 सालों में 35% से बढ़कर 50% हो गई है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि अमेरिकी लोग एक और मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका की उलझन से थक चुके हैं। तो अब समझते हैं कि इस पूरे बदलाव में AIPAC की अपनी ताकत पर क्या असर पड़ा है। ये भी देख लेते हैं कि पिछले 3 दशकों तक AIPAC की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि उस राजनीतिक दबाव में थी जो उसने बनाया। यानी इसराइल के समर्थन से हटना किसी भी नेता के लिए एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल रिस्क बना दिया गया था। लेकिन अब ये ताकत साफ तौर पर कमज़ोर पड़ती दिख रही है। मिशिगन में स्टीवंस के लिए इसने अपने पूरे इतिहास की सबसे बड़ी रकम खर्च की, फिर भी हार गया। 2 साल पहले मिसौरी में कोरी बुश को हराने में इसे कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार न्यूयॉर्क में कांग्रेसमैन एडियाना स्पाइथ भी अपनी ही प्राइमरी एक ऐसे डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट से हार गए जिसने खुलकर इसराइल को दी जाने वाली मिलिट्री एड के खिलाफ कैंपेन चलाया था। ये बदलाव मुख्य तौर से अमेरिकियों की उस थकान से आया है जो इसराइल अरब टकराव को लेकर बनी हुई है, और इस बात से भी आया है कि अब इसराइल को कमज़ोर पक्ष के तौर पर नहीं देखा जाता है। गाज़ा में हुए जान माल के नुकसान और वेस्ट बैंक में गैरकानूनी सेटलर वायलेंस ने इस भावना को और गहरा कर दिया है। और ये बदलाव सिर्फ आम अमेरिकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि खुद अमेरिकी यहूदी समुदाय के अंदर भी इसराइल के लिए सपोर्ट कमज़ोर पड़ रहा है, और इसे यूरोप से आ रही बढ़ती हुई आलोचना भी और मजबूत कर रही है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी देखी गई है कि रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एक अलग तरीके से यही सवाल उठने लगे हैं। टकर कार्लसन, मार्जोरी टेलर ग्रीन और मेगन कैली जैसे कुछ चर्चित चेहरे जो अपने आप को अमेरिका फर्स्ट सोच का हिस्सा मानते हैं, उन्होंने मागा मीडिया के अंदर इसराइल को लेकर संदेह जताने को पिछले 1 दशक में पहली बार एक असरदार और सुनी जाने वाली आवाज़ बना दिया है। तो कुल मिलाकर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पूरी कहानी से निकलकर सामने आती है वो ये है कि ये जो बदलाव है वो किसी एक पार्टी या किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल यानी बुनियादी बदलाव बनता जा रहा है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही अलग अलग वैचारिक शुरुआती बिंदुओं से चलकर आखिर में एक जैसे नतीजे पर पहुंचते दिख रहे हैं, और जो संस्थाएं दशकों तक इसराइल के लिए इस सहमति की रक्षा करती आई थी वो आज उसे साथ बनाए रखने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही हैं। मिशिगन का वो इलेक्शन नतीजा इसी बड़ी गहरी तब्दीली की एक झलक भर था, और आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को आगे किस तरफ लेकर जाता है।